एक लीबी की टैक्सी आई, हम 3 लड़के थे, एक एक टैक्सी में 3-3 करके वो बंदे लेकर जाते हैं। जब हम ज़ुआरे के लिए निकले तो रास्ते में एक और टैक्सी वाला खड़ा था। उस टैक्सी में उस अरबी की, उस लीबी की फैमिली थी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक फ्रंट सीट पे उसकी बेगम बैठी हुई थी। उसने हमें जो है ना बोला, जी आप उतरो गाड़ी से, इशारे से बोला। हम उतरे। एक बंदा उसने डिग्गी में डाला, 2 सीटों के नीचे हमारे ऊपर कंबल डाले। कंबल डाल के जो है ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो ऊपर बैठ गए और हमें कंबल से बाहर सांस भी लेने नहीं थे दे रहे। सर जो है ना हमारा फेस हम बाहर नहीं थे निकाल सकते। तो अर्बन जो थी उसकी बीवी, वो फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। ये आप मेरी बात याद रखें, कैंप में जब आप कैंप काट रहे हो, किसी को ना बताए कि मेरे पास पीछे टोयोटा करोला गाड़ी खड़ी है, या मेरे पास GLI खड़ी है, मेरे पास इतनी जायदाद है, मेरे पास इतना माल और दौलत है। कभी ना एजेंट को बताएं। उन्होंने 3 से 4 माह में अपने खबरी एजेंट के थ्रू ना, अपने बंदे के थ्रू, ये उन्होंने हिसाब लगाना होता है कि कैंप, हमारे कैंप में इस वक्त 100-125 बंदा है, ये 125 बंदे में से कौन सा बंदा ज्यादा मालदार है। फिर उस बंदे को कॉल आती है। तो इटली पहुंचाने में, लीबिया से इटली पहुंचाने में 1 से 2 लाख बच रहे होंगे एजेंट को। अब एजेंटों ने क्या किया हुआ है, जो एजेंट वहां से 20 साल भी पुराना एजेंट है ना, जो बहुत अच्छा एजेंट है, जिसने बहुत से लोग पहुंचाए होते हैं, जिसका सबसे ज्यादा वहां पे नाम लिया जा रहा होता है, जो सबसे पुराना होता है, जिसने बहुत से लोग इटली, फ्रांस, जर्मन पहुंचाए होते हैं, वो एजेंट सबसे बड़ा धोखा करता है। और हर एजेंट करता है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस ये बनाया हुआ है कि 150 बंदे में से 20 बंदे पहुंचाए, बाकी के बंदे पकड़वाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पार्ट 3 की वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। की रिहाइश में हमें रखा गया, वो एक तरह की जेल थी जहाँ पे रखा गया। जब हमने पेमेंट लगवा दी, मेरे घर वालों ने एजेंट की पेमेंट दे दी, फिर एजेंट खुद हमें लेने आया, वो लेकर अपनी रिहाइश में गया। जब उसकी रिहाइश में मैं पहुंचा तो मुझे एक तरह की, वहाँ जब पहुंचा, वहाँ की सिचुएशन देखी तो मुझे बहुत तसल्ली हुई। इंटरनेट लगा हुआ था, न्यू मैट्रेस, न्यू कंबल उसने हमें दिया, टैल पत्थर लगा था, साफ सुथरे रूम थे, 5 रूम थे, एक किचन बना हुआ था, 2 वॉशरूम थे। फिर जो है ना एजेंट ने हमसे बोला कि भाई आप लोगों की लीबिया की पेमेंट ओके हो चुकी है, तो कश्ती तैयार है। तो आप लोगों ने जो बंदा इटली के पैसे लगवा देगा, वही बंदा कैंप से कश्ती में बैठ सकता है। दूसरा बंदा हम मसराता से तराबलस से ज़ुआरा हम उसको लेकर नहीं जाएंगे जब तक आप लोगों ने इटली के पैसे ना लगवा दिए। मैं अपनी आबिती इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना ये एजेंटों की लूटमार से बचें, इस धोखे से बचें, ये धोखेबाजों से बचें। अपना कीमती वक्त, सबसे ज़्यादा कीमती होती है इंसान की ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी बचाएँ, अपने पैसे बचाएँ। 17 से 18 लाख रुपया मेरा एजेंटों ने खाया था, इस तरह उन्होंने मेरे पैसे खाए। सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सब कुछ जो कुछ वहां पे हुआ था। सेल फोन इसीलिए उसने हमारे वापस किए ताकि हम घर राब्ते में रहें, घर वालों से बात करें, घर वालों को इत्मीनान में लें, घर वालों को बताएं जी ये बहुत अच्छा एजेंट है। तो नाज़रीन, हम ऐसे ही हुआ कि हमने घर बताया, घर वाले बड़े खुश हुए, उन्होंने शुक्र अदा किया कि चलो हमने पैसे लगवाए तो बच्चे हमारे जो है ना वो महफूज जगह पे पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, उसने ना एजेंट हमारे ने एक दिन में 2 टाइम चक्कर लगाना होता था हमारी रिहाइश में। वहाँ पे उसने आना होता था, तो वहाँ बैठ के उसका काम क्या होता था, दूसरे लोगों की कॉल सुनना और हर कॉल में ये बोलना कि फला बंदा पहुँच चुका है, ये बंदा हमने रात को भेजा था वो भी पहुँच चुका है, तो फला एजेंट की गेम जो है ना बहुत अच्छी जा रही है। तो हम भी अपने बंदे तराबलस भेजने लगे हैं, कश्ती बिल्कुल तैयार है। तो जब उसकी हम बातें सुनते थे तो हमें ये होता था ये तो सब कुछ ही अच्छा है, ये एजेंट है, हमारे सामने आता है, हमारे साथ बैठ के खाता पीता है, सब कुछ, ये भाग तो सकता नहीं है, कहाँ जाएगा ये बंदा। तो हमने क्या घर वालों से बोला, जी आप इटली के पैसे लगवा दें कि हम गेम करवाएंगे, यहाँ से तराबलस लेके जाएंगे, तराबलस से आपको जो है ना हम ज़ुआरा लेकर जाएंगे, ज़ुआरा से आपकी हम गेम करवाएंगे, आप लोग हमें इटली की पेमेंट आप लोगों ने इधर ही लगवानी है। हुआ क्या नाज़रीन, हमने घर फोन किया, हमने घर वालों से बोला जी आप लोग पैसे लगवा दें। घर वालों ने पैसे लगवा दिए। उसने हमें 3 से 4 दिन और रखा वहाँ पे, तो खाने पीने की हमें वहाँ कोई परेशानी नहीं थी हुई।
3 टाइम भी हम चाहे तो खा सकते थे, बाहर भी हम जा सकते। हमने उसे बोला जी हमने अभी इटली के पैसे तुम्हें लगवा दिए हैं, तो आप जो है ना आप हमें पॉइंट पे भेजो, 0 पॉइंट जिसे बोलते हैं। उसने बोला जी ठीक है। उसने हमें खुद अपनी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठाकर वो तराबलस लेकर गया, वहाँ किसी की रिहाइश थी वहाँ पे रखा। वहाँ एक लीबी की टैक्सी आई, हम 3 लड़के थे, एक एक टैक्सी में 3-3 करके वो बंदे लेकर जाते हैं। जब हम ज़ुआरे के लिए निकले तो रास्ते में एक और टैक्सी वाला खड़ा था। उस टैक्सी में उस अरबी की, उस लीबी की फैमिली थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक फ्रंट सीट पे उसकी बेगम बैठी हुई थी। उसने हमें जो है ना बोला जी आप उतरो गाड़ी से, इशारे से बोला। हम उतरे, एक बंदा उसने डिग्गी में डाला, 2 सीटों के नीचे, बैक सीट जो होती है ना ड्राइवर साइड की और फ्रंट सीट जो होती है, बैक साइड पे सीट के दरमियान थोड़ी जगह होती है ना जहाँ पे हमने पाँव रखने होते हैं, उस जगह पे हमें बिठा दिया। वो देखते हैं जी स्मार्ट बच्चा कौन है और हेल्दी बच्चा कौन है, तो वो फिर उसी हिसाब से बिठाते हैं। उसने हमें बिठा दिया, 2 कंबल उन्होंने हमारे ऊपर कंबल डाले, कंबल डाल के जो है ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो ऊपर बैठ गए और हमें कंबल से बाहर सांस भी लेने नहीं थे दे रहे। सर जो है ना हमारा फेस हम बाहर नहीं थे निकाल सकते। तो अर्बन जो थी उसकी बीवी वो फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। तो उनका ये मकसद होता है फैमिली को साथ लेके जाना कि किसी चेक पोस्ट पे हम रोके ना जाएं, क्योंकि लीबिया में कानून जो भी है, हुकूमत है या नहीं है, जो भी है हुकूमत वहाँ नहीं है, लेकिन सिटीज एरिया में चेक पोस्टें लगी होती हैं जहाँ पे वो रोकते हैं। फिर जो है ना उसने हमें 2 से 2.5 घंटे जो है ना ज़वारा की तरफ जब लेकर गया, उसकी फैमिली थी गाड़ी में, और आप मानेंगे नहीं, माफियाज है ना वो एरिया माफियाज का, टोटल माफिया वहां पे। मैं बता रहा हूँ वो कल में दुआएं, पता नहीं उसकी बीवी और वो खुद क्या क्या पढ़ता गया। वो उस 1 सेकंड भी वो बंदा उसने अपनी जुबान बंद नहीं की, 1 मिनट के लिए भी उसने अपना मुंह बंद नहीं किया। वो अल्लाह को याद करता ही गया, पढ़ता ही गया कि कोई माफिया का बंदा आके हमारी गाड़ी ना रोक निकल जाए, कोई माफिया किसी चेक पोस्ट पे हम पकड़े ना जाएं, तो अगर हम पकड़े गए तो हमारा क्या बनेगा, क्योंकि वो माफियाज है ना, वो बंदे को छोड़ते नहीं है। वो अपने लीबी को भी देख ले, उसे भी नहीं छोड़ते। उन्होंने बंदा पकड़ना होता है, पकड़ के बंदे को पता नहीं चलता किस जगह पे वो जो है ना लेकर चले गए। वो लीबी खुद भी डरते हैं, जबकि वो इंसानी स्मगलर हैं, खुद पुलिस वाले होते हैं। वो टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं वो पुलिस वाले होते हैं ना, वो यही दुआएं करता रहा अल्लाह से कि किसी तरह ये बंदे मैं ज़वारे पहुंचा दूं, तो हमें कोई पकड़े ना, कोई रास्ते में मसला ना। पता नहीं किस किस रस्तों से हमें वो जो है ना लेकर गया। हमें उसके बच्चों ने एक दफा भी कंबल से बाहर नहीं देखने दिया, सर जरा सा बाहर नहीं करने दिया। जरा सा करते थे, बच्चे इतने तेज थे, वो छोटे छोटे बच्चे थे, एक उसकी बेटी थी, एक बेटा था, तो वो हमें नहीं थे देखने देते बाहर। ज़वारा पहुंचे, ज़वारा हमें ये नाज़रीन जैसे कि हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं गेस्ट हाउस वगैरह इन्होंने बनाए होते हैं आउट ऑफ सिटी, तो ऐसे ही कुछ हिसाब है कि लीबी जो लोग होते हैं ना, फर्ज करें एक घर में 5 लड़के हैं, वो 5 लड़कों ने अलग अलग से अपने जो है ना कैंप बनाए होते हैं। वहां पे माफिया के बंदों ने अपने कैंप बनाए होते हैं उजाड़ में जाकर, समंदर के किनारे के बिल्कुल नजदीक। बंदा पैदल 2 मिनट में समंदर में चला जाता है, इतने नजदीक हमारा कैंप था। जिस कैंप में हमें वो लेकर गए, उजाड़ था, जंगल बना हुआ था, वो सारा लाइट नजर आती थी हमें, दूर दूर कहीं कहीं रिहाइश थी। नाजरीन शुरू के दिनों में हमें खाना खुना मिलता रहा। आगे की बात आपको बताऊं कि आगे हमारे साथ क्या कुछ हुआ। मेरी अल्लाह तबारक तआला से यही दुआ है कि हर हमारे जो मुसलमान हैं ये कैंप से बचे, ये कैद से बचे, ये इस रास्ते से बचे, ये इलीगल रास्ते से बचे। ये इलीगल रास्ता जो होता है ये बहुत बुरा रास्ता है, इस रास्ते से बचे। इटली के शौक में, यूरोप के शौक में हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी तक जो है ना वो रिस्क पे रखते हैं। तो नाज़रीन जब हम कैंप में रहे तो वहाँ क्या हुआ हमारे साथ, हम थे 57 लड़के, 4 से 5 दिन ऐसे थे कि हम बस इस तरह ना बैठ सकते थे, लेट नहीं थे सकते। उस कैंप में इतने ज़्यादा उन्होंने बंदे लाकर जो ना, बंदे बाहर से आते थे, टैक्सी थे, तो समझे वो अंदर जो है ना डाली जा रहे थे। एक था छोटा सा एक साइड पे किचन बना हुआ था,
उसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में दिखाऊं आप लोगों को। और उस कैंप में जो है ना लड़के इतने ज़्यादा हो गए थे कि हम 5 से 6 दिन जो है ना हम सो भी नहीं। हम मुकम्मल तौर पे जब इनकी सर्विस में होते हैं ना फिर इनकी बातें बदल जाती हैं, फिर हालात भी चेंज हो जाते हैं। एजेंट ने कैंप में कॉल करके उसने बोला भाई बात सुन लो मेरी, इटली के तो आप लोग पैसे लगवा चुके हो, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। अगर आप लोगों ने गेम करनी है, कश्ती में बैठना है, तो आप लोग एक बात याद रखना, अगर गेम पकड़ी गई, कश्ती पकड़ी गई, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, आप खुद हैं। हालात समंदर के बहुत ज्यादा खराब हैं। कभी बारिश का बहाना लगाना, मौसम खराब है, ये है वो है, करते 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 1.5 महीना हो गया। 1.5 माह के दौरान रमजान आ गया। रमजान में बहुत मुश्किल वक्त था हम पर। हम नमक के साथ जो है ना सहरी करते थे, नमक के साथ ही इफ्तारी करते थे। पानी मिलता था 3 दिन में 1 गिलास के करीब हमें, और वॉशरूम का पानी नहीं था मिलता, क्योंकि वहां पे जमीन के अंदर जिस तरह हमने जमीन में बोर किया हुआ है और मोटर लगी हुई है हमारी, तो पानी आ रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। वो उन्होंने जमीन में एक टंकी बनाई होती है पानी की, बाहर से 50 दिनार का पानी आता था, वो बंदा पानी जो है ना वो टंकी में डाल के चला जाता था। वहां पर एक वो मोनो मोटर लगी हुई थी, वो पानी उठा के जो है ना हमें हमारे वॉशरूम में पहुंचाती थी। बहुत मुश्किल थी वहां पे हमें। एजेंट को पता था कि बंदे अब तंग आ चुके हैं, इन्होंने गेम करनी और करनी है। एजेंट ने हमसे बोला हालात बहुत ज्यादा खराब है, अगर गेम पकड़ी गई तो छुड़वाना मैंने है, पैसे आप लोगों ने लगवाने हैं, और 5 से 7 लाख रुपया लग रहा है फी बंदे को छुड़वाने में। वो फला के बंदे पकड़े गए हैं, 10 लाख रुपया देकर छूटे हैं। अगर आप लोगों ने गेम लगानी है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग तराबस वापिस आ जाए। नाज़रीन, जबकि हम माइंड ये लेके गए होते हैं कि हमने इटली जाना है, हमारी कोशिश ये होती है कि हमें लीबिया में 2 दिन भी ना रुकना पड़े, जबकि हमें 3 माह हो चुके थे, 2 माह कैंप में और 1 माह हमें मसराता में हो चुका था। हम बहुत परेशान थे। हमारी कोशिश थी कि ये बस किसी तरह, आज हमने उससे बोला जी हमें अल्लाह पे यकीन है, तो आप लोग हमारी गेम बोला ठीक है भाई, अगर गेम पकड़ी गई तो पैसे आप लोगों ने लगवाने। ये बात बोल के उसने 10 से 15 दिन फिर गुजर गए। पानी जो है हमें 3 दिन में 1 दफा मिलता था, खाना हमें 24 घंटे में 1 टाइम मिलता था, मकरोनी ज्यादा मिलती थी, खुबज भी हमें जो मिलना जो है ना अब उन्होंने खुबज भी देना बंद कर दिए हुए थे, बस हमें मकरोनी मिलती थी, और चावल थे वो मिस्री चावल खाए भी नहीं जाते। आप लोग जो लोग लीबिया के रास्ते गए उनको पता हो, यही दुआएं करते थे कि भाई रमजान आ गया, रोजा रखना, तो फिर हम अल्लाह से दुआ करनी कि या अल्लाह हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, हमारा कुछ या अल्लाह हमें पार लगा दो, हमारी एजेंट गेम करवा दे, बस गेम की दुआएं कर। उसने ना एजेंट ने लीबी को भेजा, लीबी ने आकर बोला जी जिस बंदे से मोबाइल निकला बहुत बुरी तरह उसे मारा जाएगा, खुद ब खुद अपने मोबाइल अपनी पॉकेट से निकालो और मुझे पकड़ा दो। अब जो कुछ लड़के थे उन्होंने मोबाइल पकड़ा दिए, मेरे पास आईफोन था, मैं किसी सूरत भी मोबाइल नहीं था देना चाहता, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत में परदेश में जो इंसान का सबसे पर्सनल साथी होता है ना वो सेल फोन होता है। समझ ले ये सेल फोन ही होता है जिसकी वजह से हम जो है ना मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी मुश्किलात से निकल सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। में ज्यादातर ऐसा होता है कि लड़के जो है ना एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, वो बता देते हैं भाई इसके पास सेल है। मैंने क्या किया, एक साथ मेरे लड़का था उसका मोबाइल पकड़ा, तो लीबी को मैंने वो दे दिया, मैंने लीबी को वो मोबाइल दे दिया। फिर 2 से 4 दिन चले गए, उस लीबी को यही था कि मैंने मोबाइल दे दिया, मेरे पास सेल फोन नहीं, जबकि मैंने किसी और का सेल लेकर दिया था, और उससे मैंने ये बोला था आप मेरे सेल से अगर बात कर लीजिए, और मेरा सेल जो है ना वो ये महंगा है, तो आपका सस्ते वाला फोन है तो आप अपना दे दो। और लीबी को यही लगे कि जो मेरे पास सेल फोन था मैंने उसे दे दिया हुआ है। फिर किसी ने उसे शिकायत कर दी कि इस लड़के के पास सेल फोन है। फिर 3 से 4 दिन बाद वो लीबी आया, उसने बोला जी हाँ सेल किसके पास है। तो फिर जो है ना मैंने क्या किया, पावर बैंक के ऊपर मोबाइल का पोज जो है ना ये लगा के ब्लैक ऊपर टेप करके जो है ना वो लीबी को दे दिया। सेल मैंने फिर अपना नहीं दिया, सेल मैंने अपना छुपा दिया। फिर हमने लड़कों में आपस में बात की कि भाई यार 2 सेल तो ऑलरेडी एजेंट ने हमें इजाजत दी हुई है कि आप 2 सेल रख सकते हैं, क्योंकि एजेंट से राब्ता भी करना होता था। फिर कुछ लड़के ऐसे थे जिनकी पेमेंट नहीं थी लगी हुई, इस वजह से एजेंट ने मोबाइल जरूर देना होता है। सिम में वहां पे जो है ना नेट पैकेज होता है हमारा, वहां पैकेज ऐसे मिनटों में खत्म होता है। लड़कों से बोला कि यार आप लोग मेरे सेल से बात कर लेना, आप बताओ ना कि मेरे पास सेल है। जब हमारे पास लड़के कम हो गए थे, जब 57 लड़के थे तब बहुत बुरे हालात जो है ना
एजेंट से जब हमारी बात हुई, एजेंट ने हमने एजेंट से बोला भैया आप हमारी गेम क्यों नहीं करवा रहे, जबकि हमने आपको पैसे भी दे दिए हैं। एजेंट ने बोला जी ठीक है मैं आपकी गेम करवा देता हूं। एक लड़का हर कैंप में एजेंट का खबरी होता है, जिस चीज की हमको समझ नहीं आती। अब आपने ये बात मेरी गौर से सुननी है, वो किस तरह हमसे गेम खेलता है। एजेंट ने जो है ना अपना खबरी छोड़ा होता है, वो खबरी सारी इंफॉर्मेशन कैंप के अंदर लड़कों की एजेंट को पहुंचा रहा होता है, हमें पता भी होता है। यहां से रणधीर गांव से एक लड़का था समड़ियाल का, उस लड़के के 3 भाई जो थे वो इटली में थे। उस लड़के ने बड़ी खुशी में सबको कैंप में बताया जी मेरा एक भाई जो है ना वो उसके पेपर मिल गए हैं, दूसरों के पहले मिल गए थे, एक रह रहा था उसके भी मिल गए। इटली ने 0-0 कार्ड दे दिया मेरे भाई को, और मेरे 3 भाई वहां पे कमा रहे हैं। और टोयोटा करोला की एडवांस बुकिंग जमा करवा के आया हुआ हूं मैं पाकिस्तान। और ये मेरे घर की पिक्स हैं, ये मैंने न्यू हाउस बनाया। उसने अपनी अमीरी जो होती है ना वो पूरी दिखाई कैंप में, जबकि वहां खामोश रहना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए आपके माली हालात अच्छे हैं या बुरे हैं। आप कैंप में किसी को ना बताएं, कोशिश यही करें, यही बोले कि भैया हम नॉर्मल हैं। तो कैंप में आप किसी को ना बताएं, किसी भी इत्मीनान ना करें। ये आप मेरी बात याद रखें, कैंप में जब आप कैंप काट रहे हो किसी को ना बताएं कि मेरे पास पीछे टोयोटा करोला गाड़ी खड़ी है, या मेरे पास GLI खड़ी है, मेरे पास इतनी जायदाद है, मेरे पास इतना माल और दौलत है। कभी ना एजेंट को बताएं। कैंप में किसी को लाया, उस बंदे का भी नाम उन्होंने लिख लिया। उन्होंने हमें 3 से 4 माह कैंप में रखा, भूखा प्यासा, बहुत मुश्किल से हम वहां पे रहे। वो दिन जब याद आते हैं ना तो मैं आपको बता नहीं सकता, अजीब सी कैफियत हो जाती है मेरी। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे घर वालों की हमारी दुआएं सुनी, हम कैंप से निकले, हम वापस आए। और जिस तरह मैं वापस आया और किस तरह लूट मार हुई, सब कुछ आपको मैं बता रहा था, उसने बता दिया। एक और लड़का था उसके साथ, वो जो और एक लड़का था ना उसके वालिद साहब थे वहां पे इटली में, उसने भी बताया मेरे वालिद साहब हैं, वो भी माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं। उसका नाम भी उन्होंने लिखा। उन्होंने 3 से 4 माह में अपने खबरी एजेंट के थ्रू ना, अपने बंदे के थ्रू, ये उन्होंने हिसाब लगाना होता है कि कैंप, हमारे कैंप में इस वक्त 100-125 बंदा है, ये 125 बंदे में से कौन सा बंदा ज्यादा मालदार है। फिर उस बंदे को कॉल आती है। एजेंट ये बात जानता होता है कि ये बंदे जो हैं ये गेम करने के हालात में, ये कैंप में 1 घंटा भी नहीं रहना चाह रहे, ये गेम करेंगे। उस एजेंट की कॉल आ जाती है, भाई बात सुनो लड़कों, बात ये है कि एक कश्ती निकलने लगी है, हालात बहुत खराब है, फलां एजेंट की अलहाज की कश्ती जा रही है, तो आप ऐसा करें अगर आपने गेम लगवानी है तो 2-2 लाख रुपया और लगवा दें। तो अगर आपने गेम करनी है तो 6 से 7 लाख तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं ना इटली का, 2 लाख और दे दे तो वो गेम जरा अच्छी है, बड़ी सिक्योर गेम है, तो बहुत सिक्योर गेम है, तो आप वही गेम कर लें। जबकि उन्होंने वो गेम तैयार की होती है पकड़वाने के लिए, माफिया को देने के लिए, अमीरों को लूटने के लिए। ये बात हम समझ ही नहीं पाते, हमें नहीं समझ आती हमारे साथ क्या गेम खेली जा रही है। फिर जो है ना वो लड़के जो होते हैं बहुत जल्दी में, जी ठीक है हम करते हैं कॉल, घर लगवा देते हैं आपको पैसे, घर कॉल करके वो पैसे लगवा देते हैं। वजीराबाद का एक लड़का था और एक रणधीर गांव का, मैंने भी एजेंट को बहुत कॉल किया तो भाई मेरी गेम करवा दो मेरी, लेकिन तब उस एजेंट को ये पता चल चुका था कि मेरा मीडिया में रिलेशन है और मैं मीडिया वाला हूँ। और एजेंट ने सोचा कि इस बंदे को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे, बाजी वो गेम में चले गए। अगले दिन उनकी गेम निकली, आधे घंटे में वो पकड़े गए। आरजी उन्होंने कश्ती ली होती है, आरजी उन्होंने इंजन लगाया होता है। अब आप सोचें, खुद हिसाब लगाएं, कैलकुलेशन करें यार। एक बंदा है उसमें से पाकिस्तानी एजेंट को इटली पहुंचाने में, लीबिया से इटली पहुंचाने में 1 से 2 लाख बच रहे होंगे, 3 लाख बचते होंगे भाई, इससे ज्यादा नहीं बचते। 2 लाख 1 लाख से ज्यादा पैसे एक बंदे से नहीं बचते बंदे एजेंट को। अब एजेंटों ने क्या किया हुआ है, जो एजेंट वहां से 20 साल भी पुराना एजेंट है ना, जो बहुत अच्छा एजेंट है, जिसने बहुत से लोग पहुंचाए होते हैं, जिसका सबसे ज्यादा वहां पे नाम लिया जा रहा होता है, जो सबसे पुराना होता है, जिसने बहुत से लोग इटली, फ्रांस, जर्मन पहुंचाए होते हैं, वो एजेंट सबसे बड़ा धोखा करता है। और हर एजेंट करता है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस ये बनाया हुआ है कि 150 बंदे में से 20 बंदे पहुंचाए, बाकी के बंदे पकड़वाए।
20 बंदे जो पहुंचाए हैं वो आगे से और बंदे देंगे उनको, ठीक है। हमारे कैंप में एक लड़का था इटली, उसने अपने चचा के बेटे को बुलाया हुआ था, अपने कजन को बुलाया था, गांव के 2 लड़के बुलाए हुए थे। उसी एजेंट के थ्रू गेम करवा रहा था जिस एजेंट के थ्रू वो खुद गया था। उसे ये नहीं था पता कि इस दफा मैं, उस दफा तो मुझे उसने पहुंचा दिया था, तो इस दफा ये तीनों पकड़े जाएंगे, उसे चीज का इल्म नहीं था। क्योंकि ये एजेंट, अब आप देखें, 10 से 12 लाख रुपया एक बंदे से जब वो गेम पकड़ी गई, 12 लाख रुपया लेकर उन दोनों भाइयों को, दोस्तों को छुड़वाया उन्होंने। फिर 15 से 20 दिन बेचारे कैंप में, पता नहीं तरसिका जेल में और कहाँ पे रहे थे, क्योंकि माफिया ना वो उठाता है, वो तरसिका जेल भी माफिया की। पैसों के बगैर आप लीबिया की किसी जेल से नहीं छूट सकते। 8-8, 10-10 लाख, 12-12 लाख तक वो ले रहे होते हैं। इन्होंने 10-10, 12-12 लाख रुपया देकर ये दोनों लड़के छूट के आए। बात उन्होंने इनसे पहले की हुई थी, अगर गेम पकड़ी गई तो पैसे आपने लगाने, छुड़ाना हमने, दोबारा वही पैसों में हम आपकी डंकी भी लगवाएंगे। लेकिन जब वो जेल में लेकर जाते हैं वो मारते हैं, बहुत बुरी तरह जुल्म करते हैं, भूखा मारते हैं। यहाँ तक कि वो लड़कों ने इंटरव्यू में भी मुझे बताया था कि हम वहाँ पे वॉशरूम का पानी पीते थे, वो पानी पिया नहीं जाता, वो पानी वही होता है खारा सा, लेकिन थोड़ा सा समंदर के पानी से डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है। और अल्लाह माफ़ करे, लीबिया की जो जेलें हैं ना, वो बंदा उनमें 10 दिन नहीं गुजार सकता। मैं तो जाते वो 1 हफ्ता रह के आया हूँ। 1 हफ्ते में मैंने तकरीबन 3 दिन खाना खाया है, और वो खाना भी क्या है, एक मुफ्जा और कभी कभी चावल आते थे, और वो भी ऐसे कि अल्लाह माफ़ करे बंदा खा नहीं सकता, इंसान नहीं खा सकता। और वो किस लिए खाते थे, बस पेट खाना आपको देते थे ताकि आप लोग जिंदा रह सकें। हाँ, बस इतना खाना। और पानी जो है वो वाशरूम का आपने पीना है, और इतना गंदा पानी के अल्लाह माफ़ करे कुछ नहीं है। तो मजबूरी के तहत बंदा पी भी सके वहाँ पे जेल में। उसने जेल की सारी स्टोरी हमें बताई थी। कुछ बातें उस दोस्त मेरे ने इंटरव्यू में भी की थी, जो मैंने आप लोगों के आगे ऑलरेडी जो है ना वो लेकर आ चुका हूँ। तो नाज़रीन, बात बस इतनी सी है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या गेम खेली जा रही है। हमें समझना चाहिए, हमें कैंप में नहीं बताना चाहिए कि हम अमीर हैं, और हमें सोच समझ के चलना चाहिए। हमें इलीगल रास्ते से बचना चाहिए भाई। ये इलीगल रास्ता जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसमें आप रास्ते में आपके साथ कुछ हो जाता है ना, समझ ले कि आपकी कुत्ते से भी बदतर जिंदगी है, आपकी कोई औकात नहीं है वहाँ पे, आप कुछ भी नहीं है। कल बता रहा था मैं आप लोगों को कि जब एजेंट ने गेम पकड़ानी होती है, फी बंदे से 8 से 10 लाख रुपया वो ले रहा है छुड़वाने का, तो आप चले 10 लाख से ही एक 125 बंदे की गेम पकड़वा के 3 से 200, 250, 125 इससे नीचे इनकी गेम नहीं होती जो उन्होंने पकड़वानी होती। उसमें ज़्यादातर कुछ एजेंट जो होते हैं ना, इनके 10-10, 15-15 बंदे ऐड किए होते हैं उस गेम में। ये माफिया ना, ये मिलके गेम को पकड़ाते हैं। जब इनका प्रोग्राम हो ना गेम पकड़वाने का, फिर एक दूसरे को व्हाट्सअप आ जाता है कि भाई इस टाइम हमारी गेम एक तैयार हो रही है, वो 125 बंदे से, फी बंदे से 10-10 लाख रुपया गेम, तो कितना पैसा इनको बचेगा। इटली पहुंचाने में इतने बच रहे हैं, 2 लाख बच रहे होंगे फी बंदे में। नाज़रीन, कुछ भी हो जाए, एजेंट ने गेम पकड़वानी और पकड़वानी। माफिया कैसे बनाई, ये सब ये पाकिस्तानी लोगों ने लीबिया के लोगों को रास्ता दिखाया था। ये पाकिस्तानी एजेंट जो है ना हमारे, ये अपने लोगों को लूटते हैं वहां पे। यही लोग हैं इंसानी स्मगलर सबसे बड़े। तो ये बोलते हैं पाकिस्तान में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ बिगाड़ के आया था। लीबिया में रहकर ही मैंने बहुत कुछ बिगाड़ा, वो भी सारी बात आपको बताऊंगा। मैंने वहां पे उसी कैंप में बैठते हुए उसी एजेंट के खिलाफ जिसने मेरी गेम नहीं थी करवाई, मेरे पैसे खाए थे, मैंने एक न्यूज चलवा दी। वो न्यूज वायरल हो गई, तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, हर कंट्री में जो है ना वो वीडियो चली गई। तो वो एजेंट को लेटर इशू हो गया अम्बेसी की तरफ से। अम्बेसी ने उसे बुला लिया कि भैया आपके खिलाफ इधर न्यूज़ें चल रही है, क्या मामला। एजेंट बहुत परेशान, उसका पासवर्ड ब्लॉक कर दिया उन्होंने। तो एजेंट मुझे ढूंढता फिर, तब मैं उस एजेंट की सर्विस से निकल चुका। एक और एजेंट था, उसकी बातों में आ गया था, वो अपने दाव पे बैठा हुआ था, उसने बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ। तो अगर देखा जाए तो उस एजेंट की सर्विस से मुझे निकालने वाला भी वही बंदा था, और मेरी वीडियो का इस्तेमाल करने वाला भी वही बंदा था। ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसने कितने लाखों करोड़ रुपए जो है ना
अपने निकाले और 27 बंदे उसे जेल से अपने बंदे छुड़वाए मेरी ये छोटी सी वीडियो की वजह से। और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है ना कि फिर वहाँ पे क्या कुछ हुआ और उस वीडियो की वजह से मुझे क्या मुश्किलात बनी और मैं पाकिस्तान क्यों आया और किस तरह आया, उस माफिया से किस तरह निकल के आया, सारी बात आपको बताऊँ। जो है ना पार्ट 4 वीडियो का वेट करें। और मेरे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इलीगल ना जाएं, मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो, आप लोग इस चीज़ को समझें कि जब मैं खुद आया हूँ मेरे साथ वहाँ पे जो गुजरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए तो आप लोग इस रास्ते से बचें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।